Assalamu alaikum. This is Mehak Ali Khan, and today I'd like to present the topic of environmental impact assessment. And in this presentation, you will get to know about EIA कि EIA होता क्या है, उसका एम क्या होता है और उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का environmental impact assessment किस तरह से कंडक्ट किया जाता है. So let's get started. What is EIA? सो बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, या ये कह लें कि ये एक ऐसा टूल है जिससे किसी जगह पर अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट से वहाँ के इन्वायरमेंट पर या वहाँ के कल्चर और ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं उन्हें एवेलुएट करने में हेल्प करता है. तो इसे हम इस सारे प्रोसेस को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं. और ये किसी भी प्रोजेक्ट के बनने से पहले कंडक्ट किया जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट के बनने से पहले EIA ही हो, क्योंकि EIA मोस्टली लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, जबकि जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए IEE कंडक्ट किया जाता है, यानी इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन. अब अगर हम EIA के एम की बात करें तो इसका मेन एम यही होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के सेटअप होने से पहले उसकी वजह से होने वाले इम्पैक्ट्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया जाए और उन इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया जाए. तो ये सारा एम होता है EIA करने का. नाउ लेट्स डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ EIA. किसी भी प्रोजेक्ट क्या EIA करने के लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, एंड उसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट है उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट इनफ हैं कि उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए. इफ़ नॉट देन हम एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग EIA. उसके बाद हमारे पास आती है स्कोपिंग. सेकंड स्टेप है हमारे पास स्कोपिंग, जिसमें प्रोजेक्ट के अल्टरनेटिव को डिस्क्राइब किया जाता है और उस प्रोजेक्ट की वजह से जो पब्लिक इफ़ेक्ट हो सकती है उनसे कंसल्ट किया जाता है. फिर इम्पैक्ट असेसमेंट का स्टेप आता है, जिसमें डेवलपिंग प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को एवेलुएट किया जाता है, एंड देन उन इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. और ये सारा प्रोसेस जिस तरह से होता है, किस तरह से होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे जाकर. इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद इम्पैक्ट मैनेजमेंट का स्टेप आता है. इसमें एक प्लान प्रिपेयर किया जाता है जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट रिस्क, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो गया या नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, उसे एड्रेस किया जा सके. इसके लिए एक प्लान बनाया जाता है, और इसके अलावा मिटिगेशन मेजर्स को एड्रेस किया जा सके, इसकी वजह से एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है इसके अंदर. फिफ्थ स्टेप में EIA रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें अब तक की तमाम जो रिसर्च हमने की होती है और वर्क जो प्रीवियस स्टेप में किया गया होता है उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है. और उसके बाद रिव्यू एंड लाइसेंसिंग के स्टेप में इस EIA रिपोर्ट को डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ रिव्यू करती हैं और ये डिटरमाइन करती हैं कि ये जो प्लान प्रोजेक्ट है उसे लाइसेंस दिया जाए या फिर इसमें मज़ीद अमेंडमेंट की ज़रूरत है. लास्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग का, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो मिटिगेशन मेजर्स लिए गए हैं उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया है प्रोजेक्ट साइट पर या नहीं. ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग के स्टेप में मॉनिटर की जाती हैं. नाउ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्ट साइट. कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले प्रोजेक्ट साइट की इन्वायरमेंटल कंडीशंस को एनालाइज किया जाता है. प्रोजेक्ट साइट की ग्राउंड वाटर क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए सैम्पल कलेक्शन की जाती है, एंड देन उसका जो रिज़ल्ट आता है उसे कंपेयर किया जाता है NPDWR यानी नेशनल प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर रेगुलेशन के साथ. बेसिकली नेशनल प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर रेगुलेशन आर स्टैंडर्ड्स दैट पब्लिक वाटर सिस्टम्स मस्ट फॉलो. इसमें एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि pH वैल्यू, टर्बिडिटी या TDS और डिफरेंट सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इतनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी उनकी लिमिट्स बता दी जाती हैं. और अगर कोई भी सब्सटेंस इन बताई हुई लिमिट्स से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वाटर के अंदर, तो वो वाटर कंटेमिनेटेड कंसिडर किया जाएगा एंड ऑल्सो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. इसके अलावा प्रोजेक्ट साइट की एयर क्वालिटी को चेक किया जाता है. जो इनसाइड लोकेशंस होती हैं प्रोजेक्ट एरिया की, वहाँ की एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है, एंड देन जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे NAAQS यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है. जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इसमें डिफरेंट गैसेस और पर्टिकुलेट मैटर की एक लिमिट सेट की गई होती है कि वो अगर इतने अमाउंट में एयर में प्रेजेंट हैं तो एयर क्वालिटी फेयर कंसिडर की जाती है, और अगर वो एक्सीड अमाउंट में प्रेजेंट है सो दैट मीन्स कि एयर जो है हमारी वो पॉल्यूटेड है.
नेक्स्ट नॉइज़ क्वालिटी है प्रोजेक्ट साइट की, इसे भी मॉनिटर किया जाता है और डिफरेंट लोकेशन से प्रोजेक्ट साइट की नॉइज़ को मेजर किया जाता है और फिर वो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे नॉइज़ क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है. नाउ आफ्टर नोइंग द इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट साइट, जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होंगी उनका इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसे एवेलुएट किया जाता है और उसके मिटिगेशन मेजर्स बताए जाते हैं. तो सबसे पहले हम वेस्ट वाटर जनरेशन की बात करेंगे. ड्यूरिंग ऑपरेशनल फेज़ जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है, फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन रही है, तो किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ऑपरेशनल फ़ेज़ के दौरान जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट इंक्लूड होते हैं. इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसमें ना सिर्फ हाई लेवल्स ऑफ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड शामिल होते हैं, बस बल्कि इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक्स भी शामिल होते हैं. इसके अलावा सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, एसिटिक एसिड और अदर एसिड्स और बेस जिनका इंडस्ट्री में नॉर्मली यूज़ होता है वो भी वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की पीएच होती है वो चेंज हो जाती है. इसलिए ये नेसेसरी है कि जो वेस्ट वाटर डेवलपिंग प्रोजेक्ट से जनरेट होगा उसे लाजमी ट्रीट किया जाए एज़ पर द प्रोफेशनल एंड प्रोविंशियल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स. और इसके अलावा जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम होता है उसे भी प्रोजेक्ट साइट पर लाजमी इंस्टॉल किया जाए, जैसे जिसकी वजह से जो सेवरल पॉल्यूटेंट्स हैं वेस्ट वाटर में उन्हें रिमूव किया जा सके और वाटर को सेफली डिस्चार्ज किया जा सके इन्वायरमेंट के अंदर. अ, इसके अलावा इसकी कुछ मिटिगेशन मेजर्स हैं. मिटिगेशन मेजर्स में बेसिकली रिकमेंडेशंस बताई जाती हैं जिन्हें फॉलो करके इम्पैक्ट्स जो होते हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके. तो वेस्ट वाटर की जनरेशन के लिए भी कुछ मिटिगेशन मेजर्स हैं, यानी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिन्हें फॉलो करके वेस्ट वाटर की जनरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे कि वाटर का ऑप्टिमम यूज़ करके हम एक्सेसिव जो वेस्ट वाटर जनरेशन है उसे अवॉइड कर सकते हैं और इसके अलावा ऐसे केमिकल्स का यूज़ करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों या फिर लेस हैज़ार्डियस हों. अब अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें ड्यूरिंग ऑपरेशनल फ़ेज़ की किस तरह प्रोजेक्ट साइट की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ की एयर क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऑपरेशनल फ़ेज़ के दौरान अगर कंबशन ऑफ गैस हो रही है तो डिफरेंट पॉल्यूटेंट जैसे सॉक्स, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर्स या फिर अदर हैज़ार्डियस जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर के अंदर वो रिलीज़ हो सकते हैं एज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन प्रोसेस, जिन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी. और जो कंसनट्रेशंस हैं इन पॉल्यूटेंट्स की वो मोस्टली डिपेंड करती हैं कि किस तरह का क्वालिटी ऑफ कोल या फ्यूल प्रोजेक्ट साइट में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूल की क्वालिटी बेहतर होगी तो देयर विल बी लेसर इमिशंस अपॉन कंबशन. इसी तरह एयर क्वालिटी के इम्पैक्ट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए मिटिगेशन मेजर्स बताई गई हैं जिन्हें फॉलो करके हम एयर क्वालिटी की जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसे कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें है कि जो भी इक्विपमेंट्स या मशीन्स या फिर व्हीकल्स वगैरह प्रोजेक्ट साइट पर इस्तेमाल होंगे उन्हें मेंटेन किया जाए और मॉनिटर किया जाए रेगुलर बेसिस पर, और जितनी भी इमिशन जो हो रही हैं रेगुलर बेसिस पर उन्हें मॉनिटर किया जाए. इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है नॉइस पर. और इसी तरह जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट साइट की उनका नॉइस की क्वालिटी पर भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनका नॉइस लेवल ज़्यादातर हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं जिससे हाई लेवल ऑफ नॉइस जनरेट होती है, या इसके अलावा डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा होता है जैसे जनरेटर एंड एग्जॉस्ट फैंस दैट आल्सो पार्टिसिपेट इन द जनरेशन ऑफ हैवी नॉइस. इसके अलावा इसके भी कुछ मिटिगेशन मेजर्स हैं जैसे जिन्हें हम फॉलो करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ऑल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. इसके अलावा जो वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे होंगे उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाएं और वो उन्हें यूज़ करें दैट मस्ट बी वॉर्न ऑल द टाइम. इसके अलावा साउंड बैरियर वॉल्स का यूज़ करना चाहिए नॉइस को ब्लॉक करने के लिए. तो ये सारी मिटिगेशन मेजर्स हैं नॉइस को कंट्रोल करने के लिए. एंड इसके बाद हमारे पास ऑपरेशनल फ़ेज़ के बाद हम कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ की अगर बात करें प्रोजेक्ट साइट की, कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि वहाँ की एयर, वाटर और नॉइस की क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है. सबसे पहले ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की बात करेंगे. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ के किस तरह ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो सकता है. कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान जिससे जैसे कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल फायर वाटर हाइड्रेंट का यूज़ होता है और दैट विल कॉज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर. और अगर वो वेस्ट वाटर को प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और
ग्राउंड वाटर के साथ जाकर मिक्स हो जाता है और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है। ग्राउंड वाटर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिन्हें फॉलो करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग फायर फाइटिंग उससे प्रॉपरली हैंडल किया जाए और थ्रू डेजिनेटेड ड्रेन्स। और इसके अलावा जो ड्रेन लाइंस होती हैं, बेसिकली ड्रेन लाइंस हम अंडरग्राउंड जो पाइप्स होते हैं जो ड्रेन वेस्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं एंड दैट आर यूज टू एक्सपेल ग्रे एंड इंडस्ट्रियल वाटर, उन्हें हम ड्रेन लाइंस कहते हैं और इन्हें प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए कि इसमें कोई लीकेज वगैरह ना हो। इससे हम जो है ये मिटिगेशन मेजर्स को फॉलो करने से जो है हम ग्राउंड वाटर की कंटेमिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इम्पैक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज़, कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर किसी डीजल ऑपरेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल होगा, जैसे कि डीजल जनरेशन रिक्वायर होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज़ इन केस द पावर सोर्स इज़ अनअवेलेबल, तो ये डीजल ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं लाइक नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स एयर के अंदर, जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एयर क्वालिटी पर। कंस्ट्रक्शन साइट की जो हमारा प्रोजेक्ट साइट है उसकी एयर क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कंट्रोल या रिड्यूस करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि डस्ट मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा ओपन बर्निंग ऑफ सॉइल शुड बी अवॉइडेड। और ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिससे डस्ट फॉर्मेशन हो सकती है तो उसे ट्रांसपोर्ट करते वक्त कवर करना चाहिए प्रॉपरली, ताकि डस्ट की इमिशंस ना हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज़। कंस्ट्रक्शन के दौरान बिल्डिंग्स मटेरियल को डिलीवर करने के लिए हैवी ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ नॉइस जनरेट हो सकती है, जिसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे उन पर। और इसके अलावा डीजल जनरेटर्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से नॉइस जनरेट होती है। इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया जा सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो यूज़ हो रही है कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे मेंटेन और अच्छी कंडीशन में रखा जाए, और जो नॉइस जनरेशन इसके अलावा मतलब जो नॉइस कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे 85 डेसिबल के नॉइस लेवल पर या उससे ज़्यादा के, तो उन्हें चाहिए कि वो एयर प्लग्स का इस्तेमाल करें लाजमी। अगर वो एयर प्लग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लॉस ऑफ हेयरिंग भी हो सकती है, तो इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देने चाहिए वर्कर्स को जो वहाँ पर काम कर रहे होंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की एंड दिस ऑल सम्स अप हेयर। एंड इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि EIA होता क्या है, उसका एम क्या होता है और उसे किस तरह कंडक्ट किया जाता है और उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। और अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट का EIA कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ किस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सकती हैं और इस हार्म को कंट्रोल करने के लिए क्या मिटिगेशन मेजर्स एडॉप्ट किए जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करी। And in this presentation my goal was to help you understand all the things related to EIA, but if you still have any questions regarding this topic then feel free to ask in the comment section. Thank you.